ईडी द्वारा अपने नेताओं के खिलाफ की जा रही कार्यवाही पर कांग्रेस के भारी विरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर देश में अराजकता फैलाने के साथ ईडी को बदनाम करने और डराने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार का आचरण कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा किया जा रहा है वह उचित नहीं है। पहले आप चोरी करते हैं, देश को लूटते हैं और उसके बाद पूरे देश में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि यंग इंडियन में 38% राहुल गांधी की और 38% सोनिया गांधी की हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जेब से 1 रुपया भी नहीं गया, लेकिन 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का दावा उनका हो गया। कॉमनवेल्थ गेम्स के 7वें दिन भारत टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, स्क्वैश और एथलेटिक्स में अपनी दावेदारी रखी। बॉक्सिंग के 48 किलोग्राम भार वर्ग में अमित पंघाल सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। वहीं बॉक्सिंग में ही 91 किलोग्राम भार वर्ग के साथ सागर अहलावत ने क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। हिमा दास ने भी 200 मीटर के सेमीफाइनल मुकाबले में जगह बना ली है। बैडमिंटन में मेंस सिंगल्स ने भारत के किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर में पहुंचे। 7वें दिन के खास इवेंट की बात करें तो बैडमिंटन और टेबल टेनिस के सिंगल्स और डबल्स के मुकाबले होंगे। हॉकी में भारत ने वेल्स को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ईडी ने पात्रा चौल लैंड मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय रावत की पत्नी वर्षा रावत को तलब किया है। ईडी ने ये सम्मन वर्षा रावत के खाते से लेन देन सामने आने के बाद जारी किया है। ईडी ने अपनी रिमांड कॉपी में जिक्र किया है कि प्रवीण रावत के साथ साथ कुछ अनजान लोगों के अकाउंट में भी करोड़ों में ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ईडी पति पत्नी दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। वहीं सांसद संजय रावत की ईडी को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। रावत को ईडी ने धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत काल में नारी शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में सामने लाना हमारा दायित्व है। श्रीमद राजचंद्र मिशन से मेरा पुराना नाता है। मैंने श्रीमद राजचंद्र मिशन के समाज कार्यों को नजदीकी से देखा है। मौजूदा वक्त में भारत स्वास्थ्य की जिस नीति पर चल रहा है उसमें हमारे आसपास के हर प्राणी के आरोग्य की चिंता है। भारत मानव मात्र की रक्षा करने वाले टीके के साथ ही पशुओं के लिए भी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चला रहा है। इस मामले में अध्यात्म और सामाजिक दायित्व दोनों कैसे एक दूसरे के पूरक हैं, श्रीमद राजचंद्र जी का जीवन इसी का प्रमाण है। असम सरकार ने देश की सभी राज्य सरकारों से असम के 17वीं सदी के युद्ध नायक वीर लचित बरफुकन पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एक अध्याय को शामिल करने का अनुरोध किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर कहा, असम सरकार अतीत की त्रुटियों को दूर करने और राष्ट्र के सामने अपना असली इतिहास पेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने सभी राज्य सरकारों को वीर लचित बरफुकन पर एक अध्याय शामिल करने के लिए लिखा है। दरअसल बरफुकन अहोम वंश के एक प्रसिद्ध जनरल थे, जिन्होंने ऐतिहासिक सरायघाट युद्ध में औरंगजेब की सेना को हराया था और यह हार उत्तर पूर्व भारत में मुगलों की विस्तारवादी नीतियों के ताबूत में अंतिम कील साबित हुई थी। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पुणे स्थित केके रेंज पर लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ के इस काम में अहमदनगर स्थित आर्म्ड कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल ने मदद की थी। ये मिसाइल नजदीक और दूर दोनों टारगेट्स को मार गिराने में सक्षम है। इस स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल में टेंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हथियार लगा है, जो अत्याधुनिक एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्म कवच वाले बख्तरबंद वाहनों को छेद सकता है। यानी आज के जमाने का कोई टैंक या बख्तरबंद वाहन इससे बच नहीं सकता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 7 अगस्त को अपने सबसे छोटे वाणिज्य रॉकेट SSLV को 2 उपग्रहों की कक्षा में स्थापित करने के लिए लॉन्च करेगा। इसके साथ ही इसरो का लक्ष्य अंतरिक्ष में सबसे सस्ती राइड्स की पेशकश करना और बढ़ते छोटे उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में अपनी हिस्सेदारी को मजबूत करने की कोशिश करेगा। अपने पहले प्रक्षेपण में SSLV 145 किलोग्राम पृथ्वी अवलोकन 2 उपग्रह और आजादी सेट को कक्षा में स्थापित करेगा, जो कि 8 किलोग्राम का क्यूब सेट है, जिसे देश भर के सरकारी स्कूलों की 750 छात्राओं द्वारा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर डिजाइन किया गया है।
भारत आतंकवाद के विरुद्ध 29 अक्टूबर को एक विशेष बैठक में संयुक्त राष्ट्र परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करेगा। भारत का सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का 2 साल का कार्यकाल इसी दिसंबर में पूरा होने वाला है, जब भारत इस महीने के लिए शक्तिशाली सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। भारत 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद काउंटर टेररिज्म कमेटी ने भारत में अपने कार्यकारी निदेशालय के सहयोग से नई और उभरती प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से उत्पन्न बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर एक विशेष बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों के बाद अब पिछले लगभग 2.5 वर्षों से बंद लोकल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से इनकी घोषणा की जा रही है। उत्तर रेलवे ने 65 अन्य लोकल ट्रेनें और 8 एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इनमें से 28 ट्रेनें दिल्ली एनसीआर के अन्य शहरों से चलेंगी। इन सभी को फिलहाल अनारक्षित एक्सप्रेस विशेष ट्रेन का दर्जा देकर चलाने का फैसला किया गया है। बृहस्पतिवार को घोषित अधिकांश ट्रेनें सितंबर के पहले सप्ताह से पटरी पर लौटेंगी। सीमा सुरक्षा बल ने गुरुवार सुबह गुजरात के कच्छ जिले में भारत पाक सीमा से लगे क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली 2 नौकाओं को जब्त किया है। बीएसएफ की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि क्रीक क्षेत्र में अवैध रूप से भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी मछुआरे बीएसएफ की गश्ती दल को देखकर अपनी नौकाओं को छोड़कर समुद्री सीमा के किनारे भाग गए। पिछले महीने बीएसएफ ने 4 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा और 10 नौकाओं को जब्त किया था। बीएसएफ ने पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नौकाओं द्वारा भारतीय जल सीमा में घुसपैठ के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है।